कैसे हैं सर? अर्पित भैया कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ चिराग, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। आपके बारे में बहुत सुना था, बहुत बात हुई आपसे। पहली बार आपको हाँ जी, हाँ जी। आपके दर्शन हुए पहली बार। नहीं नहीं, ऐसे तो दर्शन तो महापुरुषों के होते हैं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ। आप महापुरुष ही छोटे हो। से आप उन सब लोगों नहीं के लिए धन्यवाद। महापुरुष हो जिन लोगों की आपने हम्म, सेवा करी है और जिन लोगों को आपने ब्लड और प्लाज्मा का अरेंजमेंट किया है। तो वो सब नहीं, इट्स फैमिलीज। नॉट लाइक कि मैं महापुरुष हूँ। मैं बस एक कह सकता हूँ, मैं सम काइंड ऑफ एक उदयपुर का जो अपने पर ऋण है, जो बचपन हम्म। से हम पढ़ाई करी। एक पता है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ देती है और एक अपॉर्चुनिटी होती है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उसको रीपे करने का। तो बस राइट। मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है रीपे करने की, बस वही रीपे कर रहा हूँ मैं। और वाह, आई हो अमेजिंग। आई होप कि मैं वो रीपे कर पाया हूँ, बस यही करना है और क्या है। यार मतलब बिल्कुल निस्वार्थ भावना से आप ये काम कर रहे हो अर्पित भैया। मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ, अर्पित भैया ब्लड डोनेशन के काम में पिछले 10 से ज्यादा सालों से सक्रिय है और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ब्लड में, प्लाज्मा में, सब चीजों में अर्पित भैया लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम लोग इनको हमारे ब्लड डिपार्टमेंट का बिग बॉस बोलते हैं, क्योंकि हम कहीं पे भी अटकते हैं सीधे अर्पित भैया को कॉल करते हैं, अर्पित भैया ये नीड है, प्लीज इसको फुलफिल कर दो। और अर्पित भैया बिना हिचक सीधा ये बोलते हैं कि ये मेरे पास आ गई, हमने कर दी, या ये हो जाएगी। तो हम लोग एक सेटिस्फेक्शन होता है हमको हमको लगता है कि अगर हमसे नहीं हो पाया, क्योंकि एक डर रहता है अर्पित भैया, किसी का भी कभी कॉल आता है और ये पूछता है कि भैया हमको ब्लड की जरूरत है और हम उसको मना कर दें, तो हमको बहुत डर लगता है। तो लेकिन हम पे हमारे पास एक भरोसा है कि एट द एंड ऑफ द डे हम अर्पित भैया को जाके बोल सकते हैं कि अर्पित भैया ये प्रॉब्लम है यार, इसको सॉल्व कर दो, इनकी नीड है, सॉल्व कर दो। और वो जो भरोसा आपने रखा हुआ है अभी तक, इतना टाइम हो गया, वो जो भरोसा बरकरार है, आपने इतनी चीजें हमारी सॉल्व करी है, लोगों की हेल्प करी है। आई एम वेरी मच थैंकफुल। और पूरी टीम उदयपुर अगेंस्ट कोरोना बहुत आपका शुक्रगुजार है कि आपने इतने लोगों की हेल्प करी है। थैंक यू चिराग फॉर दिस लवली वर्ड्स। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बिग बॉस या वो वाली बात। मैं बस ये कहूंगा कि अगर एक आदमी भी अगर किसी को खुशी मिल जाए ना, कहते हैं आजकल गम तो सभी बांट सकते हैं लेकिन खुशी कम ही बांट सकते हैं। अरे और यार। ये ऐसी चीज है, ये तो ऐसी चीज है कि पता है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जो यंगस्टर्स आते हैं, कहते हैं भैया हम क्या करें, हम क्या करें। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ यार, आप ऐसा चीज करो जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। राइट। तो अब मैं इस टॉपिक को इसी अपन मोड़ते हैं ताकि जो जुड़े हैं अपने ब्लड एंड ये, तो हर एक के पास देखिए, मनी यू कम फ्रॉम द फैमिली। अगर आप, मैं एज ए यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, एक हाँ बच्चा है हाँ। 18 ईयर है, मैं उसकी हम्म। बात कर रहा हूँ, हु इज जस्ट 18, हु इज जस्ट टर्न 18। या। उसके पास पैसा नहीं होगा हम्म। क्योंकि उसको पॉकेट मनी मिलती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो राइट। मनी इज कमिंग कमिंग फ्रॉम द फैमिली, एटीट्यूड कमिंग फ्रॉम द फैमिली, और जो सराउंडिंग है उससे उसका रहता है। लेकिन फिर भी वो उसके दिल में रहता है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो वो राइट। क्या कर सकता है समथिंग। तो उसमें आप पुराने अगर जाओगे, वो कहेंगे भगवान का नाम लो, ये लो। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है भगवान का, लेकिन समथिंग डू। अब आपके पास ब्लड है, ब्लड डोनेट है, आप, ये ऐसी चीज है जो अगर आप दूसरों के लिए करोगे ना, आपको तो खुशी मिलेगी और आप इवन किसी और की भी जान बचा पाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ना तो आपका पैसा लग रहा है, ना आपका कुछ आपका लॉस हो रहा है, और पता है इसमें फायदा ही फायदा है। मतलब ये ऐसा सौदा है। कभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी, भगवान वो उसके गुरु नानक की, उसमें का सच्चा सौदा। तो ये एक सच्चा सौदा है। क्या, एक तो वाह। आपको टेस्ट पूरे फ्री, सारे टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं। हाँ। आज आप किसी भी उसमें लैब में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, फॉर एनी टेस्ट दे जस्ट चार्ज यू 500, 600, 700 या 1000 तक का आपको वो चार्जेस लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर आपको सारे चार्जेस फ्री ऑफ चार्ज है। हम आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं आपके। इवन आप अगर, जो एक बुढ़ापे में होता है ना कि आपका खून गाढ़ा हो गया, वो हो गया, वो बीमारी आपको आएगी नहीं। अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करोगे तो आपसे बहुत सारी बीमारियां दूर रहेगी। तो एक तो राइट। आपका हेल्थ सही हो रहा है, आपके टेस्टिंग फ्री हो रहे हैं, और आपका कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भला कर रहे हो। इससे अच्छा राइट। सौदा और क्या होगा यार। भला राइट। कर राइट। रहे हो, पुण्य राइट। कमा रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो और आपका भी फायदा राइट। हो रहा है। इससे अच्छा और क्या राइट। होगा। बिल्कुल। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अर्पित भैया जो है पिछले 10 से ज्यादा साल से ब्लड डोनेशन का काम करवा रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और प्लस उन फैमिलीज की इन्होंने बहुत हेल्प करी जो नीडी थे, जिन्होंने आधी रात को भी अर्पित भैया को फोन किया, उन सबकी हेल्प करी। लेकिन अब स्टोरी के थोड़ा पीछे जाया जाता है अर्पित भैया। मुझे आप ये बताइए कि ब्लड डोनेशन आप 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्या कर रहे थे और आज ब्लड डोनेशन के अलावा आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? ओके, अबाउट मी, आई एम एन एडवोकेट। मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ। मेरा एक अच्छा। स्कूल भी चलता है, 12 तक मेरा स्कूल चलता है। आई एम ऑल्सो वर्किंग विद गवर्नमेंट, मेरा एक एनजीओ भी चलता है। दिस इज ऑल माई प्रोफेशनल लाइफ। वाह। और अच्छा। अपार्ट फ्रॉम ब्लड डोनेशन का भी हमने एज ए सोच सकते हैं सर्टन ही हमने शुरू किया था।
वी आर जस्ट 5 फ्रेंड। हमने एक व्हाट्सएप पे हमने शुरू में एक ग्रुप बनाया था, बहुत स्मॉल सा। ये जब व्हाट्सएप शुरू हुआ था, हमने नाम दिया था रक्तदाता युवा वाहिनी। हमारे पास एक ये था, क्योंकि शुरू से ही कैंप्स हमेशा लग रहे हैं, कैंप्स हमेशा लगे आ रहे हैं, किसी ना किसी नेता की बर्थडे पे लग रहे हैं कैंप्स, किसी ना किसी आपके कोई ना कोई फंक्शंस पे लग रहे हैं, आपके कैंप्स लग रहे हैं। लेकिन आपके कैंप्स के बाद उनको वो जब आपको डिलीवर करने की बात आती है, डिलीवर करने का मतलब आज मान लीजिए चिराग फॉर इन द सेंस चिराग ने कहीं मेरे कहने पर चिराग ने आकर ब्लड दे दिया, ठीक है। अब 90 डेज तक चिराग वापस ब्लड नहीं दे पाएगा। इन दैट 90 डेज अगर चिराग के किसी रिलेटिव को ब्लड की जरूरत होगी 1 या 2, तो चिराग तो ब्लॉक है, देन चिराग वेयर ही गो, वो कहाँ जाएगा? फिर ये चिराग सोचेगा यार मैंने तो ऐसे ही ब्लड दिया, मेरे तो रिलेटिव का भी जो, फिर वो भटकता रहेगा, घूमता रहेगा। तो हमने इसी सॉल्यूशन को दूर करने के लिए हमने बहुत छोटे से लेवल पे किया था। दैट टाइम हमें पता है हमारे पास 15 या 20 कार्ड होंगे, 4 या 5 हम जने थे, हम लोगों को मिलते थे, पकड़ते थे, हम ले जाते थे। हम तब लाइव डोनेशन कराते थे, तब किसी की केस की होती थी। फिर कहते हैं ना कि एक वो शेर है, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। तो ये कब 100 हो गया, 100 से 1000 हो गया, ये पता ही नहीं चला। मतलब ये सब उदयपुर का प्यार है। उदयपुर से शुरू किया था, उदयपुर से शुरू होकर पूरा राजस्थान हो गया, राजस्थान से शुरू होकर पैन इंडिया हो गया, पैन इंडिया से शुरू होकर नाउ 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हो गया। वाओ। तो ये आपको मैं जब भी कॉल करता हूँ आपका फोन बिजी आता है, तो आप हमेशा ही इतने बिजी कैसे रह जाते हो? और फिर जो स्माइल आपके चेहरे पे है इतना बिजी होने के बावजूद, कैसे मेंटेन कर रहे हो आप? नहीं देखिए, बिजी होना तो इन द सेंस मैं इसको, ये जो अभी जो कोविड का जो टाइम चल रहा है, दिस टाइम आई एम वेरी मच बिजी। लेकिन ये सारा काम मैं अकेला नहीं देखता हूँ, मैं लेट मी क्लियर इट। हमारी पूरी टीम है, टीम का नाम है रक्तदाता युवा वाहिनी। मैं टीम के सदस्यों के नाम जैसे लेना चाहूँ, मैं हूँ अर्पित कोठारी, उसके साथ है दिलीप साहू, कमलेश आचार्य, दिनेश सोनी, कपिल दया, उसके रोहित जोशी, देवेंद्र पुष्करना, उसके बाद है हमारा दिलीप टेलर, दीपक टेलर और राहुल सुथार। ये हम जो टीम है, हेमंत माली और सोहन सिंह 2000 और विक्की, सॉरी 3-4 मिस हो गया, विक्की जो नए जुड़े है ना, उसका थोड़ा एंड में लिया, विक्की गहलोत। सर ये हमारी टीम है, वी आर ऑल एक्टिव मेंबर्स, वी आर ऑल वर्किंग इन आवर फील्ड। जैसे कमलेश अलग काम कर रहा है, मैं अलग काम, हम प्रोफेशनली हम अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब सोशली हमें एक हमारे फिनोमेना, हमारे माइंड में वन थिंग इज वेरी क्लियर कि हमें हेल्प करनी और हेल्प ही करेंगे। इज देयर इज नथिंग मोर देन कि हम इसको अलावा हम कुछ करना ना हमें। वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एम्बिशन, वी डोंट हैव एनी रिलीजियन एम्बिशन, हमें बस एक मानवता की सेवा करनी। तो सर कोई भी नीड आती है, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं रक्तदाता युवा वाहिनी, तो इस जब में नीड आती है। और आपने एक मुझे पूछा अभी आप बिजी इतने हैं, जब भी फोन करते हो बिजी। अभी कोविड टाइम में सर अभी हम जो प्लाज्मा थेरेपी पे वर्क कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थेरेपी इन द कोविड पेशेंट। तो उसके लिए सर जो कोविड पेशेंट्स के रात दिन कॉल्स आ रहे हैं, तो वो उसी कॉल्स में बिजी हो रहा हूँ, और कुछ रीजन है नहीं। और जब किसी के लिए आप सेवा करते हो तो एक सेटिस्फेक्शन होता है, तो खुशी अपने आप मिल ही जाती है। वो आपके चेहरे से दिख रहा है, आप कितने सेटिस्फाइड हो और कितना मतलब आनंदमयी हो आप। बहुत मेरे को खुशी हो रही है आपसे बात करके अर्पित भैया। तो आप जैसे पिछले 10 साल से ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं, आपने बताया कि जैसे 5 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था ये पूरा सब कुछ, और आज इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, आपकी टीम में भी काफी लोग हो चुके हैं और काफी लोग की आप हेल्प कर चुके हैं। लेकिन लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन भी होते हैं अर्पित भैया कि ब्लड डोनेशन में मतलब क्या कैसे करते हैं ब्लड डोनेशन। पहली चीज तो उदयपुर में कहाँ कहाँ ब्लड डोनेशन, ऐसे काफी सारे सवाल हैं। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा बिल्कुल जिसमें ब्लड से रिलेटेड भी बात करें, प्लाज्मा से भी रिलेटेड बात करें। तो हम शुरुआत करते हैं कि ब्लड में और प्लाज्मा में क्या फर्क होता है? ओके सर, एक्चुअली हमारी बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट्स में है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और प्लाज्मा दोनों मिक्स है। लेकिन हम क्या उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। 55% ऑफ आवर बॉडी इज प्लाज्मा एंड रेस्ट इज द ब्लड। ओके, ठीक है। जो आपका येलो पार्ट्स हैं, दिस आर ऑल प्लाज्मा। और जो रेड है, जो ब्लड्स हैं, उसको हम सेल्स में, जो अब हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सेल्स में ये उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट।
अच्छा, ओके। जो तो ये प्लाज्मा और ब्लड का मेनली मोटा मोटा, मैं एज ए लेमैन के हिसाब से बात करूं तो ये है हम्म डिफरेंस है। हम्म ब्लड को फिर अगर हम आगे फर्दर डिफाइन करते हैं तो ब्लड को हम 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, हम्म, व्हाइट, रेड एंड प्लेटलेट्स। ओके। ठीक है। तो अब जो होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है, जिसको हम होल ब्लड भी बोलते हैं, जिसको हम लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं, और जिसको लोग बाग आम भाषा में खून भी बोलते हैं, दिस अच्छा। आर द ओनली वन पार्ट। जो व्हाइट होता है, जिसको हमने कभी आपने पढ़ाई में वगैरह होता, व्हाइट इज द, जो कि एक सेवियर है, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि ये आपकी रक्षा करता है। आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था आपके वो, दीज आर ऑल, जो व्हाइट्स जो होता है, दीज आर ऑल प्लेटलेट्स। ओके। ये अपनी प्लेटलेट्स होती है। और ब्लड में से ही एक एफएफपी निकलता है जिसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा निकलता है। और अभी ओके। ये जो 45% जो ये वाले पार्ट है, और जो हम्म रिमेनिंग जो 55 है ना, दीज आर ऑल जो हमारी ब्लड के साथ मिक्स है, हम्म, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। दीज आर द 55%। ये ओके ब्लड और ओके। प्लाज्मा का तो रेशियो प्लाज्मा होता है ब्लड का पार्ट बेसिकली। है जी। ओके, तो जब हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो वो प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है और ब्लड को अलग बिल्कुल कर लिया जाता है। बिल्कुल। तो वो ये प्रोसेस क्या जो होता है? ओके, ये जो प्रोसेस है, जब कभी भी देखिए, 2 प्रोसेस होते हैं प्लाज्मा के। प्लाज्मा कलेक्ट करने के 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो ब्लड जो होता है, ब्लड में से उसको अलग कर दिया जाता है, उसको हम एफएफपी बोलते हैं, जिसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं। ओके। वो तब किया जाता है जब आपने, मान लीजिए कहीं आपने डोनेट किया है, ओके। फॉर इन द सेंस आज मैं कहीं जाकर मैंने ब्लड को डोनेट किया। जब हम्म मैंने ब्लड को डोनेट किया है, तो उस ब्लड को डोनेट करने के बाद जो वो, उस ब्लड बैंक में ब्लड जो पड़ा हुआ है, उस ब्लड में से अगर वो फ्रेश ब्लड होगा तो उसमें से प्लेटलेट्स अलग कर दिया जाएगा, जिसको हम आरडीपी बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, और एक अच्छा। एफएफपी अलग कर दिया जाता है, जिसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। दीज आर द ओके वन टेक्निक्स। एंड द ओके। अनदर टेक्निक जो यूज करते हैं अभी हम कोविड के टाइम में, उसमें हम एप्रेसिस मशीन जो होती है, उसमें से हम ब्लड में से हम प्लाज्मा को डिराइव, ओके। उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू मशीन में आपका ब्लड जाता है, मशीन उस ब्लड को फिल्टर करता है, और उसमें से प्लाज्मा ले लेता है, और ब्लड वापस आपके बॉडी में, उसी जिसमें से निकला है नली में से, उस नली के थ्रू वापस आपकी बॉडी में आ जाता अच्छा, तो है। मतलब बेसिकली हम जब प्लाज्मा डोनेट करें तो ब्लड डोनेट नहीं हो रहा, प्लाज्मा हो रहा है, सेपरेट हो रहा है प्लाज्मा। जी, एग्जैक्टली। प्लाज्मा डोनेट में आपका एक बूंद भी ब्लड वेस्ट नहीं होगा। ओके ओके ओके। तभी एक डिफरेंस है। आप कभी भी वन ब्लड डोनेशन से सेकंड ब्लड डोनेशन पे जाते हैं, फॉर गाइस देयर मस्ट बी गैप ऑफ 90 डेज। अच्छा। लड़कों के लिए 90 दिन का अंतर है, फॉर द गर्ल्स हाँ। देयर इज अ गैप ऑफ 120 डेज। अच्छा। मतलब कोई भी युवक, लड़का 90 दिन में रक्तदान कर सकता है, और कोई भी महिला या गर्ल वो 4 माह में, अच्छा। यानी 120 डेज बाद रक्तदान कर सकती है। These are अच्छा। the limitation in the blood. But for the ओके। plasma, if you are donating today, अगर आप आज डोनेट कर रहे हो, after 2 weeks, यानी 15 डेज बाद आप वापस डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ब्लड डिराइव नहीं हो रहा है। ब्लड इज ओके इटसेल्फ इन योर बॉडी। हम ब्लड ओके में से प्लाज्मा निकाल रहे हैं, ओके ओके ओके। और वो राइट। प्लाज्मा कितना निकलता है, वो इतना ही निकलता है जब आपने, ये मान लीजिए मैंने 1 लीटर पानी की बोतल पिया है, और जो मैंने यूरिन किया है, बस उतना ही प्लाज्मा निकलेगा, उसके अलावा कोई अच्छा। प्लाज्मा नहीं निकलेगा, जो आपके अच्छा 24 to 48 आवर्स में वापस रिकवर है आपकी बॉडी। अच्छा। तो मतलब आपके हिसाब से प्लाज्मा डोनेट करना इज वेरी इजी प्रोसेस और उससे अपनी बॉडी को कोई भी अफेक्ट नहीं होता, कहने का मतलब? अफेक्ट नहीं, और फायदा होता है। तो कुछ लोगों की सवाल है अर्पित भैया, वो सवाल ही पूछ रहे हैं कि उदयपुर में हम प्लाज्मा डोनेट कहाँ कर सकते हैं सबसे पहले तो? ओके, उदयपुर में हमारे पास 2 जगह है, एक है महाराणा भोपाल चेटक सर्कल पर, और सेकंड है गीतांजलि हॉस्पिटल। इन दोनों जगह पे सर आप प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों जगह पे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और जी, दोनों जगह सेफ और बिल्कुल हाइजीनिक है प्लाज्मा डोनेट बिल्कुल करने के लिए? सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल हाइजीनिक है। बहुतों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, बहुतों की मदर्स भी फोन करती है कि सर अभी ये कोविड टाइम चल रहा है, ये चल रहा है, तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर महाराणा भोपाल में आते हैं, जो कि चेटक सर्कल पे, जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज है, अपन जिसको बड़ा हॉस्पिटल बोलते हैं, वहां पर ब्लड बैंक बिल्कुल एक सेपरेट बिल्डिंग, ओके उसका कोविड विंग और उससे कोई लेना देना नहीं। सेम अगर आप गीतांजलि में जाते हैं, तो गीतांजलि की 2nd फ्लोर पे ब्लड बैंक है,
उसका उसकी कोविड विंग से कोई लेना देना नहीं। कोविड विंग उसकी 5th और 6th फ्लोर पे है और ये 2nd फ्लोर पे नीचे है, और उसकी कोविड का एंट्रेंस ही अलग है। तो अच्छा। दोनों का कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेफ और हाइजीनिक है। हम भी रोज जा रहे हैं, हम भी वहां देख ही रहे हैं। तो इट्स जस्ट मिथ, और कह सकते हैं कि जस्ट देयर फियर। लेकिन आपको ये मान के चलिए कि जितना आपके लिए, आप परिवार के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि आप सही। रियल वॉरियर हैं। आपकी वजह से उदयपुर के कोविड के जो मरीज हैं उनको हम प्लाज्मा डिलीवर कर जा रहे हैं, तो हम अपने हम्म। वॉरियर को कभी परेशान नहीं होने देंगे। बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है अर्पित भैया, आप लोग हेल्प कर रहे हो, प्लस जो लोग डोनर्स हैं उनका भी आप ख्याल रख रहे हो बराबर, इससे बड़ी बात और क्या बिल्कुल। होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग इसको देख रहे हैं, जो कोविड रिकवर्ड लोग हैं, प्लीज अपना। अच्छा, एक है ना, एक सवाल और आया था अर्पित भैया कि हाँ प्लाज्मा हाँ। के एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है बेसिकली बॉडी के अंदर, वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए चिराग, क्या होता है, एक सबसे पहले जो भी आदमी आता है, मैं एक आपको थोड़ा प्रोसेस भी बता देता हम्म। हूँ। आपका प्लाज्मा कैसे डिराइव होता है वो एक प्रोसेस बता देता हूँ, तो उस प्रोसेस में ही आपका आंसर है। ओके। जो आपका क्वेश्चन है वो उसी प्रोसेस में ही ओके। है। ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये 2 प्रोसेस में होती है। वन इज एंटीबॉडी एंड सेकंड इज डोनेशन। अब आपका जो क्वेश्चन था कि अगर मेरे में एंटीबॉडी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर आफ्टर कोविड मेरे अंदर एंटीबॉडी डेवलप्ड हो गई? हम्म। तो ये आपको ऐसे पता पड़ेगा, जब आप ब्लड बैंक आएंगे, हम आपका एक टेस्ट करते हैं। वो टेस्ट करने के लिए आपसे सिंपल सा एक ब्लड लिया जाता है, जिसको हम 2 टेस्ट ट्यूब्स में हम डालते हैं। ओके। एक 2 सैंपल लिए जाते हैं। एक सैंपल होता है एडीटी और एक होता है प्लेन। ईडीटी एंड प्लेन, ये एक मशीन में जाती है जिसको हम एप्रेसिस मशीन बोलते हैं। ओके। तो अभी जो मशीन जो अभी है, अभी हमारे पास जो चल रही है वो अलाइजर मशीन है। उदयपुर में जो दोनों जगह प्रोसेस चल रहा है, अलाइजर मशीन, मशीन की कंपनी का नाम है अलाइजा, और उसको प्रोसेस का नाम है अलाइजा, और मशीन अलाइजर की। ओके। सबसे पहले इसको जो फाउंडर किया था मशीन, वो अलाइजर ने ही किया था, सो दैट अच्छा। वाज इट कॉल्ड अलाइजा। ओके। तो ये उस मशीन में वो जो जाते हैं दोनों सैंपल, और सैंपल रन होने के बाद हम उसमें आपका प्रोटीन और आपका कोविड एंटीबॉडी चेक किया जाता है। ओके। उसमें आपका एक परसेंटेज ऑफ लेवल देखा जाता है। अगर इफ इज मोर देन 1, इसका मतलब आप में एंटीबॉडी मोर देन 1 है, तो इसका मतलब यू कैन गिव टू एनीवन एल्स। और इफ अच्छा। इट इज लेस देन 1, देन यू कांट गिव। ये आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन आप किसी और को नहीं दे सकते। ओके। तो अगर आपका एंटीबॉडी 1+ हुआ, तो वो आदमी आपका सेकंड प्रोसेस के लिए एलिजिबल होगा, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। लेकिन ओके। अगर आपका एंटीबॉडी 1 बिलो हुआ, जैसे पॉइंट्स में हो गया, तो वो आदमी एलिजिबल नहीं होगा। और इसमें एक मजेदार बात बताऊंगा। अभी ये जो वैक्सीन लग रही है सारी, हम सब कह रहे हैं कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। इज नॉट ए कोविड वैक्सीन, इज जस्ट एंटीबॉडी वैक्सीन। ओके। आपको वैक्सीन लगाने के बाद बहुतों को भी कोविड हुआ है ना। वही। अगर आज कोविड वैक्सीन हुआ होती, हम्म। अगर आज कोविड वैक्सीन होती, तो आपको कोविड क्यों होता? हम्म। आप ये भी तो बिल्कुल सही। सोचिए। बिल्कुल सही अगर बात है। आपको कोई, अगर मैं पैरासीटामोल ले रहा हूँ, मुझे हम्म। बुखार हो रहा है, और मैं ठीक होने के बाद भी पैरासीटामोल हो रहा हूँ, तो मुझे वापस बुखार क्यों होगा? हम्म। क्यों? क्योंकि ये जो वैक्सीन क्या काम करती है, ये आपकी एंटीबॉडी बढ़ा रही है, ये आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ा रही है। राइट। वैक्सीन वैक्सीन कभी भी, किसी भी वैक्सीन की कंपनी ने आपको कभी भी उसके क्लेम और डिक्लेम में आप पूरा देख लीजिएगा, जब उसने लॉन्च किया, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उन्होंने ये कहा, दिस वैक्सीन ओनली बूस्ट योर इम्यूनिटी, इज नेवर सेफ यू फ्रॉम द कोविड। इवन आप वो जो रिंगटोन सुनेंगे ना, उस पे भी उसने कहा है वैक्सीन से, लेकिन अभी भी हमें मानक नियमों का पालन करना है, बचाव ही हमारी सुरक्षा है। ये अभी राइट। भी आपको कॉलर टोन पे सुनाई देता है। हाँ अगर हमने बिल्कुल। वैक्सीन लगा दी है, तो वी आर नॉट लाइक सुपरमैन, हीमैन, वो है कि मैं बिना मास्क के घूम लिया हूँ, मैं कहीं भी घूम लिया हूँ। इज नॉट लाइक दैट। हमें वैक्सीन भी लगानी है, तो वैक्सीन के साथ हमें मास्क भी पहनना है, हमें वो दूरी भी रखनी है, वो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो सारे भी फॉलो करने हैं, वो करने हैं, क्योंकि वैक्सीन नेवर सेफ यू फ्रॉम कोविड। ये आपका एंटीबॉडी लेवल बढ़ाती है, राइट। इम्यूनिटी आपका स्टैंडर्ड। और जब आपको कोविड हो जाता है, कोविड के बाद एक आपके शरीर में एक एंटीबॉडी डेवलप्ड होती है। तो मैं इसको आगे ले लेता हूँ, व्हाट इज एंटीबॉडी, मैं इसको हाँ आगे में बता ही हाँ देता हूँ। हाँ हाँ। एंटीबॉडी में क्या होता है सर,
आपके पास कभी भी आपको फीवर हुआ है, हम्म, लेट से आपको फीवर हुआ है, आपको कुछ भी हुआ है, तो आपके शरीर में वायरस बनते हैं। हम्म, एक गुड वायरस होता है, एक बैड वायरस होता है। तो गुड वायरस बैड वायरस से लड़ेगा, और वो हम्म, जो बैड वायरस होता है वो उसको हराने के लिए गुड को बड़ा बनना पड़ता है। हम्म, कोविड बड़ा वायरस है, तो उस बड़े वायरस को बनने के लिए हमारी बॉडी ने उससे बड़ा वायरस बनाया। हम्म, जो बड़ा वायरस है उसकी वजह से हम कोविड से रिकवर हो गए। राइट। क्योंकि जो कोविड का हमारे पास जो हमारे को जो कोविड वायरस ने हमें अटैक किया था, हम्म, हमारे शरीर में वायरस आ चुका है, लेकिन हम्म, बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनिटी, बिकॉज ऑफ आवर इनर स्ट्रेंथ, उसकी वजह से हमारी जो इम्यूनिटी और हमारी जो वायरस है हमारी बॉडी में, जो गुड वायरस, उसने उसको हराकर वो उस पे हम उसको कोविड पे विजय प्राप्त किया। तो दैट्स व्हाई इज हम्म, कॉल्ड ए कोविड एंटीबॉडी। हम्म, जो अपनी वायरस है ना वो एंटीबॉडी है हमारी। हम्म, और इसको हम, जो हमारा एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो हम हम्म, उसी का लेवल चेक करते हैं। ओके। तो जो तो लेवल बेसिकली, अगर हमारा 1+ हुआ तो हम हम्म, डोनेट करेंगे, बिलो 1 होगा इज नॉट एलिजिबल फॉर डोनेशन। तो बेसिकली जैसे मैं कोविड रिकवर हुआ हूँ, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कोविड रिकवर हुआ हूँ और आज मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, या मैं आज कोविड रिकवर हो गया हूँ बेसिकली, तो कितने दिन बाद मैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ? कोई टाइम पीरियड होता है इस प्रोसेस का? बिल्कुल होता है। इसमें कोविड में जब से आपकी, अगर आपके पास पॉजिटिव का मैसेज आया है, हम्म, आपके पास जैसे ही पॉजिटिव का मैसेज आया है, उसके बाद से दो मिथ है, मैं आपको दोनों ही आपको बता देता हूँ। हम्म, पहला ये था कि पॉजिटिव के बाद आपको नेगेटिव मैसेज आना चाहिए। जब आप पॉजिटिव हो तो उसमें आप कभी भी आप डोनेशन नहीं कर सकते। हम्म, आपको डोनेशन के लिए सबसे पहले नेगेटिव होना जरूरी है। हम्म, कोई भी कोविड पॉजिटिव जब तक नेगेटिव नहीं होगा वो डोनेशन नहीं कर सकता, फर्स्ट थिंग। ओके, तो अगर वो आदमी नेगेटिव हो जाता है, तो अगर उसने रिपोर्ट्स नहीं कराई है, मान लीजिए उसने अपना रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट नहीं कराया है, तो 28 डेज। हम्म, अगर उसने रिपोर्ट करा दिया, उसके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, तो 14 डेज। ओके, 14 डेज की एक साइकिल होती है कोविड की। वायरस का जो साइकिल होता है, दिस इज ऑल 14 डेज। तो अगर उसने रिपोर्ट नहीं कराया, वापस सेकंड टेस्ट नहीं करवाया, तो हम 2 साइकिल गिनते हैं, 14+14 28। 828 days। 14+14 28। हम्म, लेकिन अगर उसने, मान लीजिए उसको आज ही, फॉर एग्जाम्पल, उसको आज ही उसको कोविड हुआ है, हम्म, और उसने 5 या 7 दिन बाद उसने अपना टेस्ट करा दिया और उसके टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आया, हम्म, तो उस नेगेटिव रिपोर्ट से 14 डेज। हम्म, हम नेगेटिव रिपोर्ट्स के बाद 1 साइकिल गिनते हैं, और पॉजिटिव के बाद 2 साइकिल गिनते हैं। दिस इज द ओके, ओके, सिंपल फॉर्म। ओके, ओके। तो उसके बाद जनरल थिंग टेस्ट है। होता है, और टेस्ट का रिजल्ट मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, और आप उसके बाद पता पड़ नहीं जाता है कि नहीं आप एलिजिबल नहीं हैं नहीं नहीं। नहीं, टेस्ट का रिजल्ट सर आता है 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे लगते हैं टेस्ट का रिजल्ट आने में? जी। ओके, एंटीबॉडी ओके। के साथ एक सीबीसी भी होता है। सीबीसी में आपका बॉडी का सारा प्लेटलेट्स काउंट, आपका एचबीआर, ये सारा आपका होता है। क्योंकि आप हम्म, आरबीसी काउंट, ये इसलिए होता है, ये देखा जाता है कि आप डोनेशन के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। हम्म, कि जो ब्लड डोनेशन के जो एक पैमाने हैं, जैसे अपने ब्लड डोनेशन के अपने में अपनी बात नहीं हो पाई, मैं अब हम्म, शुरुआत करूंगा। हु इज एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन? हम्म, ब्लड डोनेशन के लिए कौन एलिजिबल है, ये मैं ये क्राइटेरिया हमारे उस टेस्ट के बाद ही पता चलता है इसमें। क्योंकि हमारे 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया आपका हीमोग्लोबिन एचबी मस्ट बी अबव 12.5। ओके, फॉर द गाइज एंड द गर्ल्स देयर इट मस्ट बी द सेम 12.5। बिलो ओके, 12.5 नहीं कर सकता है, इट इज ओके, क्लियर। सेकेंड थिंग, प्लेटलेट्स काउंट। आपका जो प्लेटलेट्स काउंट होता है, इट मस्ट बी अबव 1.25, यानी 1,25,000 मिनिमम। अच्छा, दिस इज मिनिमम। बाकी जो होता है आपके शरीर में, जो अगर एक स्वस्थ आदमी होता है वो तो 1.5 लाख प्लस लेके चलता है अपने। हम्म, 3 लाख 4 लाख तक लोगों की प्लेटलेट्स होती है। हम्म, इतनी हमारी शरीर प्लेटलेट्स हम कैरी करते हैं। कभी भी, तभी तो डेंगू का जब सीजन आता है, लोग बाग कहते हैं प्लेटलेट्स डाउन हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गया। क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स आपके ऊपर वो अटैक करता है वायरस। राइट। आपका 2 चीजों पे देखा जाता है, एक तो प्लेटलेट्स और एक एचपी। दिस इज द मेन थिंग।
उसके बाद फिर हम आके WBC और ये देखते हैं कि WBC बढ़ा हुआ तो नहीं है, कुछ और दूसरे चीजें तो बढ़ी हुई नहीं है, ताकि उससे पता हो जाता है कि वो आदमी इज एलिजिबल और नॉट फॉर द डोनेशन। ओके। तो 2 टेस्ट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है उसका कोविड एंटीबॉडी टेस्ट, जिससे वो पता पड़ जाता है कि उसकी एंटीबॉडी किस लेवल की है, क्या वो दूसरों को, हम जिसका डोनेशन ले रहे हैं तो कम से कम इतना तो एलिजिबल हो, उसमें इतनी तो उसके प्लाज्मा में पावर हो कि वो दूसरे Right. को वो एंटीबॉडी ट्रांसफर हो सके। पहली राइट। बात तो ये। सेकंड बात, हम वो चीज देखते हैं कि जो हमारे, आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे अंदर एंटीबॉडी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने शरीर की वजह से एलिजिबल नहीं हूँ, जिसके क्राइटेरिया, योर वेट मस्ट बी 55 एंड अबव, आपका वजन 55 किलो से ऊपर होना चाहिए। HB के लिए मैंने बोल चुका हूँ, जिसका HB 12.5 से ऊपर होना चाहिए, इज मोर देन 12.5। प्लेटलेट्स मिनिमम 1.25 लाख मिनिमम। नॉर्मली तो हम 1.5 लाख लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी क्राइटेरिया, अगर कोई भी सिनारियो हो गया, 1.25 लाख से हम कम नहीं लेते हैं सर। ओके। तो ये 2 चीजें हैं। क्योंकि अपन थोड़ा सा टेक्निकल भी चले गए हैं, वैसे लोगों को थोड़ा सा अपन बेसिक लेवल पे समझाते हैं। जैसे 2 चीजें हैं, ब्लड डोनेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, प्लाज्मा डोनेशन वेरी डिफरेंट थिंग। प्लाज्मा सिर्फ उन्हीं लोगों का बनता है जो कोविड रिकवर्ड लोग होते हैं। 14 से 28 दिन की 2 साइकिल चलती है, या तो 14 दिन की साइकिल चलेगी अगर रिपोर्ट नेगेटिव है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है और आप 14 दिन आपको हो चुके हैं, तो 28 दिन की हम साइकिल लेके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि 28 दिन बाद उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्लाज्मा जब हम डोनेट करते हैं तो एक टेस्ट होता है जिसका रिजल्ट 2-3 घंटे में आता है, फिर हमको ये पता पड़ जाता है कि हम उस क्राइटेरिया में एलिजिबल है या नहीं है। और जैसे अगर हम एलिजिबल होते हैं तो हमारा प्लाज्मा हमारी ब्लड से रिमूव करके अलग से ले लिया जाता है और ब्लड वापस से हमको हमारी बॉडी में दे दिया जाता है। बिल्कुल, है ना? इसके अलावा एक चीज और ये पूछा जा रहा है, जैसे अभी ब्लड डोनेशन की एकदम से बहुत ज्यादा डिमांड आई है। हम लोगों ने जब उदयपुर अगेंस्ट कोरोना टीम बनाई थी तो हम लोगों का फोकस था हम प्लाज्मा पे ही काम करेंगे, लेकिन हमारे पास में इतने कॉल आते हैं ब्लड की भी, ऑब्वियसली आपके पास तो आते ही होंगे, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, पर हमारे पास भी इतने कॉल आने लग गए। तो इसका क्या कारण है कि अचानक से ब्लड के लिए इतने लोगों के फोन आने लगे और ब्लड की अचानक से इतनी जरूरत पड़ने लग गई? देखिए, इसका रीजन यही है कि पहली बात तो ये है कि जो अभी एक तो लॉकडाउन लग गया है राजस्थान में, तो हम बड़े कैंप्स नहीं कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइज। नॉर्मली क्या होते थे, हमारे पास जो ब्लड की आपूर्ति है, जो ब्लड का जो स्टॉक है, वो आता है एक तो कैंप से आता है। ओके। अभी इतने कैंप्स नहीं लग पा रहे हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स टर्न आउट नहीं हो रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ वॉल्यूम टर्न आउट नहीं हो रहे हैं, इतने कैंप्स नहीं लग पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, आपके जो ब्लड बैंक से उसमें ब्लड बिल्कुल कम आ रहा है। पहली बात। सेकंड चीज, अभी ये जस्ट रिसेंटली 3 दिन पहले ऑन 5th ऑफ मई वो सर्कुलर को चेंज किया गया। अच्छा। एक सर्कुलर आ गया था बीच में, उसमें ये था कि अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन के आफ्टर सेकेंड वैक्सीनेशन 28 डेज का गैप होने के बाद ही आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ओके। यानी फर्स्ट वैक्सीनेशन, उसके 28 डेज बाद सेकंड वैक्सीनेशन, और सेकंड वैक्सीनेशन के 28 डेज बाद ही आप ब्लड के लिए अलाउ होता है। ओके। लेकिन 5th ऑफ मई को नया सर्कुलर आया है। 5th ऑफ मई में इस सर्कुलर को बिल्कुल चेंज कर दिया है। 5th ऑफ मई का जो सर्कुलर है उसके अनुसार अगर आप फर्स्ट वैक्सीन लगाएं या सेकंड वैक्सीन लगाएं, कोई भी आप वैक्सीन लगाएं, उस वैक्सीन के 14 डेज बाद भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। तो और अभी जो गवर्नमेंट ने जब 18 प्लस का जब शुरुआत करी थी वैक्सीन में, पहले 60 प्लस था, उसके बाद 45 प्लस हुआ, फिर 18 प्लस किया, तो एकदम सबको ये सोचने लग गया कि अगर 18 प्लस के सारे यूथ अगर वैक्सीन लगा देंगे, जो कि जरूरी भी है आपको अपनी सुरक्षा के लिए, जब आप सब वैक्सीन लगा लेंगे तो यूथ जो टर्न आउट होता है अपने डोनेशन के लिए, वो एक टर्न आउट जितना भी चाहे तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके 60 दिन की उसका बैकलॉग हो गया। अगर वो 60 दिन तक उसका बैकलॉग हो गया तो उस कारण क्या होगा, वो आदमी डोनेट नहीं कर पाएगा 60 डेज तक। तो एकदम ये हुआ था कि आपके ब्लड की कमी है, और ब्लड की तो अभी बिल्कुल कमी है ही है। जो मैंने बोला उसका मेन रीजन है लॉकडाउन। क्योंकि
अभी इतने कैंप्स नहीं लग रहे हैं, लोग बाग इतने टर्न अप नहीं हो रहे हैं। तो जब लोग बाग इतने टर्न अप नहीं होते हैं और बहुत कम को पता है, आपको एक विजिबल डिमांड दिखती है, देयर इज ए इनविजिबल डिमांड जो किसी को भी नहीं दिखती है। मैं आज उसके बारे में बात करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इंस्टा उदयपुर और आपकी आईडी पे भी उस इनविजिबल डिमांड की बात करें। ये इनविजिबल डिमांड है सर थैलेसीमिया पेशेंट्स। अच्छा। ये इनविजिबल डिमांड है हीमोफीलिया पेशेंट्स। ये इनविजिबल डिमांड है कैंसर पेशेंट्स। ये इनविजिबल डिमांड्स है ऑल द पेशेंट हु इज कैरिंग डिजीजेस फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। मतलब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये फैक्ट, कोई इस फैक्ट के बारे में बात नहीं करता है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इस फैक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है। हमारे हर महीने हम 300 to 400 यूनिट्स हमें इन बच्चों को देनी ही पड़ती है। वो अगर जिंदा है तो ब्लड की वजह से जिंदा है। ओके। थैलेसीमिया जो बीमारी है, उस थैलेसीमिया में जो मेजर पेशेंट है, थैलेसीमिया दो होते हैं, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर। जब थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स हैं, उसको महीना तो दूर, उसको कई ऐसे पेशेंट होते हैं जो 15 डेज में उसको ब्लड चाहिए तो चाहिए ही। अगर आप नहीं लगाओगे सो दे कांट सर्वाइव इट। ओके। उनकी बॉडी में ही उनके ब्लड नहीं बन पाता है। मतलब दो तरीके के होते हैं, थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया मेजर। अमिताभ बच्चन खुद थैलेसीमिया माइनर है। अच्छा। तो थैलेसीमिया माइनर इज नॉट ए डिजीज। मैं आपको बता दूं, थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब कोई थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है, दिस इज अ डिजीज। ओके। अब मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन की शादी जया जी से हुई है। जया जी इज ए नॉर्मल वन। अगर जया जी भी थैलेसीमिया माइनर होती तो हो सकता है अभिषेक बच्चन थैलेसीमिया मेजर पैदा हो जाते। अच्छा। माइनर विथ माइनर मेजर हो सकता है। तो ये एक इनविजिबल डिमांड है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अच्छा। आपको वही डिमांड दिखती है, हमें हमारे सामने वही दिखती है, यार इसका एक्सीडेंट हो गया या इसका डिलीवरी है या इसका ऑपरेशन है, ये आपको अपनी आंखों के सामने दिखता है। लेकिन उन बच्चों का क्या है जो हर महीने, उनका उसमें कोई दोष नहीं है, उनके पिताजी ने या उनके पेरेंट्स ने अवेयर नहीं है, उन्होंने ये टेस्ट नहीं करवाए हैं, ब्लड टेस्ट नहीं करवाए हैं, बिकॉज अब गॉड ग्रेस बोल सकते हैं या भगवान का जो भी आप बोल सकते हैं, वो थैलेसीमिया मेजर पैदा हुए हैं। तो अब वो थैलेसीमिया मेजर पैदा हुए हैं तो इसका मतलब उसको हर महीने ब्लड चाहिए ही। तो जब उसको ब्लड चाहिए, ये एक इनविजिबल डिमांड है, तो उसको ब्लड आप कहाँ से लाएंगे? उसको तो आपको देना ही पड़ेगा ना, और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। उनकी लाइफ ही उनकी ब्लड है। अगर आपने उनको 1 महीना 2 महीना ब्लड नहीं दिया, दे कांट सर्वाइव इट। ये इनविजिबल डिमांड है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लोग तो बोलते हैं ब्लड कहाँ से। अभी कैसे मैनेज होता है अर्पित भैया? जैसे अभी ब्लड बहुत कम है, ब्लड बैंक में ब्लड बहुत कम है, तो कैसे मैनेज हो जाता है अभी फिलहाल? सर अभी ऐसे मैनेज हो रहा है, जैसे मैंने बताया, हमारे रक्तदाता युवा वाहिनी, जिसमें हमारी टीम अब नंबर सम मोर देन 1000 हो गया है। तो हमारी टीम्स के सर कोऑर्डिनेटर नॉट ओनली हम उदयपुर में भी नहीं है, उदयपुर के बाहर भी हैं, आसपास के क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। बेसिकली हमारा टीम का फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो सर आप सभी काम कर रहे हैं, उदयपुर के लिए सभी काम कर रहे हैं। हमने कहा यार गाँव वालों का के साथ भी तो काम करो। तो हमारा फोकस बेसिकली हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादा रहा है। तो जब हमारा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहा है, तो वहां पर जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं सर, उनके पास कोई भी डिमांड्स आती है तो वो हमें ग्रुप में हमें अपडेट करते हैं। हमारे ग्रुप से हमें अपडेट हो जाता है और फिर हम लाइव डोनर भेजते हैं। ओके। हम जो जितना भी डिमांड पूरा हो रहा है वो सारा लाइव डोनर के माध्यम से हो रहा है। ओके ओके ओके। लाइव डोनर वो होता है जो हॉस्पिटल में, मान लीजिए आपको बी पॉजिटिव की जरूरत है और बी पॉजिटिव वहां पर, अभी जैसे ए पॉजिटिव महाराणा भोपाल में बिल्कुल खत्म है, ए पॉजिटिव की अभी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ए पॉजिटिव के लिए अब हम ए पॉजिटिव जो हमारे पास लाइव डोनर्स हैं, हमारे पास जो डोनर जिनका भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हम उनको उस पेशेंट की हेल्प के लिए भेजते हैं कि सर आप प्लीज जाइए और उस पेशेंट के लिए आप ब्लड डोनेट करिए। दिस इज कॉल्ड ए लाइव डोनेशन। ओके।
तो तो मतलब उसके बेसिकली, डोनेशन से उसको मिलेगा। हाँ बेसिकली जैसे एक मिथ मिथ मतलब मिथ है, फैक्ट आई डोंट नो, मतलब एक चीज ये भी बोलते हैं ना कि ब्लड डोनेशन करने से कहीं ना कहीं कमजोरी आती है, तो क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं सर, ये एक मिथ है, ये केवल एक भ्रम है, ये केवल एक आपका सोच है। ब्लड डोनेशन से सर कभी कमजोरी नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी काफी बार ब्लड डोनेट किया है और भी रिसेंटली किया है, तो मुझे ऐसा कोई पर्सनल रहा नहीं, लेकिन लोगों के मुझे मैसेज जरूर आते हैं कि चिराग भैया कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। मैं कहा बहुत नॉर्मल लग रहा है ब्लड डोनेट करने से, ना तो मुझे कोई ऐसे कमजोरी फील हो रही है, ना मेरे को ऐसा कुछ अजीब फील हो रहा है, बॉडी एकदम नॉर्मल रिलैक्स होकर काम करी है। बस हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखा, खाने पीने का ध्यान रखा, ब्लड डोनेट करने से पहले खाली पेट मेरे ख्याल से ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, तो वो एक बेसिक चीज इसमें होती है। इसमें एक्चुअली मैं बताऊं, 90% लोगों को जो ब्लड डोनेशन में कमजोरी या ब्लड डोनेट करने के बाद चक्कर आता है, 90% लोगों का रीजन ये होता है वो भूखे पेट ब्लड डोनेट। ओके। अगर आपने कुछ खा लिया है, अगर कुछ ब्रेकफास्ट किया है, नाश्ता किया है, कुछ भी अगर आपने खा के ब्लड डोनेट करोगे तो हम्म। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। राइट। मतलब आउट ऑफ 100, 90 का तो यही प्रॉब्लम होता है कि वो पूछता है आपने नाश्ता, हाँ हमने कर लिया कर लिया, लेकिन हम्म। पता चला उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। वो जो जोश हम्म। मारे यार, अपन तो हम्म। मस्त है, अपने को क्या होना है। लेकिन जब आपकी हाँ। बॉडी में से ब्लड निकलता है तो आपको एकदम, अगर थोड़ा सा कमजोरी लगता है, लेकिन अगर आपने भोजन करके अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, हम्म। अगर आप भोजन या कुछ भी नाश्ता करके ब्लड डोनेट करते हैं, तो आपको ये चक्कर आना, किसी को ये सिर भारीपन होना, हम्म। या एक आपके जीवन, ये वाली चीजें नहीं होगी, ये शिकायत नहीं हम्म। होगी जो हम्म। 90% से ज्यादा इसीलिए होती है लोग बाग भूखे पेट रक्तदान राइट। करते। और अरविंद भैया बाकी एक, हाँ, हाँ अरविंद भैया बताइए बताइए। मैं बाकी यही बोल रहा था, बाकी रक्तदान या करने से जो आपने बोला है कि ये केवल एक भ्रम है कि मैं अगर रक्तदान करूंगा तो मुझे कमजोरी आएगी, ये मात्र और हम्म। मात्र भ्रम है। इसके हम्म। अलावा इसका और कोई मैं आंसर बस इसी में मैं करूंगा कि अगर ब्लड डोनेशन से कमजोरी आ जाती है तो जितने भी हमारे इतने डोनर्स होते हैं तो वो तो सारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो अरविंद भैया एक लोगों के दिमाग में एक सवाल ये भी है, जैसे कि हम अगर ब्लड डोनेट करते हैं हॉस्पिटल में जाके, तो कहीं हॉस्पिटल वाले उस ब्लड का पैसा तो नहीं लेते हैं कहीं ना कहीं? क्या सर, वापस बोलिएगा एक बार। जैसे अगर मैं हॉस्पिटल जाके ब्लड डोनेट करके आया हूँ, तो इन हम्म, एक्सचेंज हॉस्पिटल वाले जनरली पैसे मांगते हैं, लोगों का मिसकंसेप्शन है कहीं ना कहीं, तो या तो आप नहीं उस बारे में बात करें। नहीं, मैं एक्चुअली ये बता देता हूँ सर। लोग बाग ब्लड का पैसा नहीं मांगता है, वो उस प्रोसेस का पैसा मांगता है। क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका जो प्रोसेस होगा, जो वहां पर आपका ब्लड कलेक्शन जो होगा, जिस कैरी हम्म। बैग में होगा, उसके बाद ब्लड को जिस रेफ्रिजरेटर में रखा जाएगा, हम्म। प्लस जो आपके वो जो उसके एम्प्लॉयज हैं जो आपके लिए हम्म। काम कर रहे हैं, इन सबको मिलाकर गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स कर रखा है फॉर एनी ब्लड डोनेशन। अगर आप रेड ब्लड सेल लेते हैं, जिसको हम पैक्सेल भी बोलते हैं, होल ब्लड पहले बोला जाता है, पैक्सेल भी बोला जाता है, उसका रेट गवर्नमेंट ने ही फिक्स कर रखा है 1250 रुपीज, ओके। 1250 रुपया। तो ये तो उन लोगों को देना पड़ता है जिनको ब्लड लेने के लिए जो चाहते हैं उनको, डोनर्स जी, डोनर्स को तो सिर्फ ब्लड देना है कुल मिला के? वो एवरीथिंग इज फ्री। ओके। डोनर्स के लिए एवरीथिंग, द टेस्ट आपके लिए फ्री है, सारे जो भी हम्म। ब्लड से पहले जो भी आपके टेस्ट होते हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं। हम्म। टेस्ट में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको वहां पर अगर कोई भी दिक्कत आती है, तो अगर आपका कुछ भी कॉफी चाय वो फ्री होता है ब्लड की तरफ से, जो भी हम्म। कैंप्स लगाता है उसकी तरफ से। इवन हम्म। आप डोनेट करने आए हो, दे नेवर चार्ज यू एनीथिंग। ये एक ओके। मिसकंसेप्शन है कि किसने मुझसे पैसा मांगा है। ब्लड डोनेट करते हुए कोई पैसा नहीं लेगा। हम्म। तो बेसिकली जैसे मैंने एक चीज और ये समझी अभी थोड़े टाइम पहले ही, कि हम अगर किसी को ब्लड डोनेशन में हेल्प करते हैं, तो हम इन एक्सचेंज उनसे या तो ब्लड मांगते हैं, या अगर प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो इन एक्सचेंज उनसे ब्लड या प्लाज्मा मांगते हैं हम। तो ये जी, क्यों, ये प्रोसेस क्यों अर्पित भैया? क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास में आता है, तो मुझे तो ये प्रोसेस पता है, मैं लोगों के लिए पूछ रहा हूँ कि ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं, नहीं क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरी टीम को भी प्रोसेस समझाना पड़ा कि क्या कारण है कि हम एक्सचेंज में ब्लड वापस मांगते हैं उनसे, अगर कोई रिसीवर मांगने आता है कि हमको ब्लड की जरूरत है। तो आप इस बारे में अर्पित भैया बताइए कि हम क्यों ये प्रोसेस फॉलो करते हैं? देखिए, ये जो प्रोसेस है, हम ब्लड के बदले में ब्लड या प्लाज्मा के बदले में प्लाज्मा क्यों हम्म। मांगते हैं, ये जो आपने क्वेश्चन किया, इसका एक ही जवाब है कि हम उससे पहले कोई उससे जबरदस्ती नहीं करते। हम्म। हम, पहली बात है, हम उससे कभी भी जबरदस्ती नहीं करते हैं
कि आपको ये देना पड़ेगा तभी हम करेंगे या नहीं होगा। कई बार, और ये इसका रीजन भी है, एक स्मॉल रीजन है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। हम उससे पूछते हैं अगर आपके घर में कोई भी कोविड पेशेंट, रिकवर पेशेंट है जो कि आज एलिजिबल है प्लाज्मा डोनेशन के लिए, लेकिन वो किसी कारण से अपने आप को दबा रखा है, वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहा है, तो हम उसको इंक्रेज कर रहे हैं कि अगर आप डोनेट करोगे तो किसी और के भी तो काम आएगा। क्योंकि ब्लड और प्लाज्मा इज कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन, आप और मेरे जैसे इंसानों में से ही निकलता है। हम सब इंसानों में से ब्लड और प्लाज्मा निकलेगा, कोई मशीनों में से प्लाज्मा और ब्लड नहीं निकलेगा। और ब्लड के बदले में हम ब्लड इसलिए मांगते हैं एक्सचेंज में, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव ग्रुप है, अब एग्जाम्पल ए बी नेगेटिव सबसे रेयर होता है, किसी का ए बी नेगेटिव हो गया, तो जब हमने ए बी नेगेटिव हमने डोनेट कराया तो उसको ये हीन भावना नहीं हो कि यार किसी ने मैंने तो दान करके या खरीद के लिया। लोगों में क्या एक भावना हो जाती है कि अरे मैंने तो फोन किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, मेरे लिए वो आ गया। तो हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो आप भी डोनेट करिए, तो ब्लड के बदले में आपको ब्लड मिल रहा है ना, तो आपका ब्लड भी किसी तीसरे पर्सन को तो काम आएगा। राइट। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है लेकिन मेरी पेशेंट को मुझे ए बी नेगेटिव देना है, मेरा ब्लड मेरे पेशेंट को नहीं चढ़ सकता है, लेकिन मैंने रक्तदाता युवा वाहिनी से संपर्क किया, रक्तदाता युवा वाहिनी ने मुझे ए बी नेगेटिव मुझे डोनर दे दिया, ए बी नेगेटिव ने मेरी पेशेंट के लिए डोनेट कर दिया, तो मेरी पेशेंट को तो मिल गया। लेकिन अगर मैं भी उस रक्तदाता युवा वाहिनी के लिए डोनेट करूंगा तो वो किसी थर्ड पेशेंट को तो मिलेगा ना। राइट। यही तो पूरा, हम कोई सेवा में हम कोई चार्ज नहीं मांगते हैं, हम हमारी सेवा में कोई रुपए नहीं मांगते, हम बस यही कहते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें या प्लाज्मा डोनेट करें ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। ये कड़ी टू कड़ी, ये चेन टू चेन है। बेसिकली ब्लड बैंक और प्लाज्मा बैंक इसीलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। बिल्कुल चीजें भाई, अगर आपकी जरूरत है आज किसी भी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की और आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उन लोगों का ये दायित्व बनता है, उन लोगों को समझना चाहिए कि हम अगर किसी से हेल्प ले रहे हैं तो हमें हेल्प करनी भी चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो जो प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ब्लड के एक्सचेंज में ब्लड क्यों मांगते हैं, प्लाज्मा के एक्सचेंज में प्लाज्मा क्यों मांगते हैं। और मेरे ख्याल से मैंडेटरी चीज नहीं होती है, ये मैंडेटरी होता है कि ब्लड के बदले उनको ब्लड ला के देना होता है। नहीं, ये मैंडेटरी नहीं होता है। अगर जैसे बहुत सारे मेरे पास केसेस भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जैसे मान लीजिए जिसके घर में कोई देने वाला नहीं हो, अब मान लीजिए कोई वृद्ध दंपति हैं, कोई एज में एजेड है और उनके देने वाला नहीं होता है, तो उसको हम डोनेट करते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट कंपल्सरी, वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग देम। जो मैंने ये वर्ड यूज किया है, हम किसको फोर्स नहीं करते हैं, हम उनको समझाते हैं और हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसी होती है, जो हमारे साथ बहुत बार होता है, जो गांवों से पेशेंट्स हैं, जो अपने आदिवासी एरिया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, कोटड़ा हो गया, गोगुंदा हो गया, यहाँ के पेशेंट वहां से रेफर होके उदयपुर में आते हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट होता है, जो उनके साथ एक या दो अटेंडेंट आते हैं, कई बार क्या होता है गाँव में अटेंडेंट में उनके पास उनका एचबी या तो कम हुआ या उनका वेट कम हुआ, इस कारण से वो डिफर हो जाते हैं। डिफर का मतलब वो टेक्निकली ये हो गया कि वो ब्लड नहीं दे पाते हैं, तो उसको हम यूं भी उसको ब्लड प्रोवाइड कराते हैं, उसमें हम उससे कोई एक्सचेंज में नहीं मांगते। राइट। हम उनसे उसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप उदयपुर के हैं, लोकल हैं, क्योंकि हर एक फ्रेंड का अपना, हर एक ग्रुप का अपना अपना एक सर्कल होता है। चिराग है, चिराग के अपने दोस्त होंगे, अर्पित है, अर्पित के अपने दोस्त होंगे। तो आप दोस्तों के साथ जब पार्टी कर सकते हो तो दोस्तों को यार रक्तदान के लिए भी तो बुला सकते हो यार। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो रक्तदान में तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग को इतना अवेयर होना चाहिए कि हम, चाहे कोविड हो या ना हो, चाहे हम आज हम हेल्प करें, लेकिन ये एक बेसिक चीज है रक्तदान की, जो हम हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए कर सकते हैं बिना किसी सिचुएशन के। मतलब हर 3 महीने में अगर हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो इससे बेटर और क्या चीज है कि हम खुद का खून बना रहे हैं और खुद ही सप्लाई चेन बन रहे हैं उसकी प्रोसेस की, तो 3 महीने में देने में कहाँ दिक्कत है, मतलब ब्लड को। बिल्कुल। ये जो अवेयरनेस का काम है, मुझे पता है 100% पता है, आपको बहुत स्ट्रगल करनी होती होगी हर एक को इंसान को समझाने में। कोई नया ब्लड डोनर जुड़ता है, उसको मन तो है लेकिन उसके घर वाले डर रहे हैं, तो घर वाले भी फोन करके बात करते होंगे। तो ये प्रोसेस, लोगों को लगता है मेरा खून निकल जाएगा मेरे बेटे का तो बीमार पड़ जाएगा या इसको एडमिट कराना पड़ जाएगा, तो ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है लोगों का। तो ये जो स्ट्रेस होता है, इससे आप कैसे जूझते हो रोज डेली की जिंदगी में? इसका पता है बड़ा एक अच्छा, कल मेरे रात को ही कल फोन आया था। हाँ। एक जने को प्लाज्मा चाहिए था,
तो मैंने उससे वही रिक्वेस्ट किया कि मैंने पास आपके पास कोई कोविड डोनर है क्या? तो आपने ये बोला उसकी, कि मुझे बड़ी हंसी आई जो उन्होंने बोला ना। उसके बाद मैंने इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे बोला कि सर हमारे पास कोविड डोनर नहीं है, और 3-4 जने बोल रहे थे कंटिन्यू। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप 3-4 जने हो तो कोई भी 1 या 2 जने आप ब्लड दे दीजिए। मैंने कहा अभी हॉस्पिटल में ब्लड की कमी है, आप ब्लड दे दीजिए, मैं आपको प्लाज्मा प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक आदमी ने कहा कि सब हम ब्लड दे देंगे तो हमें भी कोविड हो जाएगा। मैंने कहा ये कैसे होगा, मैं भी आश्चर्य में हो गया। मैंने कहा कैसे होगा सर, ब्लड देने से मैं कमजोर हो गया, अभी तो मैं तगड़ा हूँ, ब्लड दे दिया मैं कमजोर हो गया और कल मुझे कोविड हो गया तो। मैंने कहा भाई यार ये जो बोल रहे ना मिथ, ये कल ही मेरे साथ हुआ था एक एग्जाम्पल, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी उसको समझाने में। इसका देखिए प्रेशर नहीं, इसको मैं प्रेशर नहीं बोलता, इसको चैलेंज नहीं है, इसका एक सिंपल सा चीज है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में, आप उनसे अगर आप 1 to 1 अगर किसी से भी अगर आप बात करेंगे, चाहे उनके पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, आप उनसे जब 1 to 1 जब बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, आजकल तो मैं कह रहा हूँ बच्चे इतने अवेयर हो गए हैं, मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, इतने अवेयर हो गए, आप कुछ भी बात करोगे वो अभी गूगल करके आपको बता देते हैं। दे जस्ट गूगल इट एंड दे जस्ट सी इट, और यूट्यूब पे सर्च करके बता देंगे कि ये और वो है। हम तो उस टाइम की बात कर रहे हैं सर जब लोग बाग निकलते हुए डरते थे यार, ब्लड डोनेट का करना मतलब मैं तो गया, आज ब्लड डोनेट करना है किसी को, ब्लड डोनेट में हमें ढूंढने पड़ते थे लोग बाग, अच्छा गिनती से मिलते थे। तब भी सर हम लोगों को समझाते ही थे। अब तो प्रोसेस बहुत इजी हो गया है सर, अब तो उनको इतने अवेयर हो गए हैं, गर्ल्स इतनी अवेयर हो गई है। पहले गर्ल्स के डोनेशन देखने में कम मिलते थे, हम गर्ल्स को कोई दिख गई कोई अच्छी कि जिसका एचबी अच्छा लेवल हो वो अच्छा हो, आज तो गर्ल्स इतना ज्यादा टर्न अप कर रही है, मतलब जितना नंबर्स ऑफ गर्ल्स में है उनमें मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास गर्ल्स ब्लड बैंक्स आती है इवन प्लाज्मा डोनेशन के लिए कि हमें करना है, हमें करना है, हमें करना है, लेकिन बहुत सारी रीजन से जो नहीं कर पाती है। लेकिन एक बार जो होता है ना कि मोटिवेशन है उनमें, जो यूथ में है, जो कल्चर में, इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो आप लोगों ने हमारा काम बहुत अच्छा कर दिया है। आई विश अर्पित भी हम लोग कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमको लगता है हम लोग जो डिजिटली काम कर रहे हैं या फोन के माध्यम से काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम करने वालों के सामने कुछ भी नहीं है। हम लोग शायद 10% भी काम नहीं कर पाते जितना काम आप लोग ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये इस पे मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो आपको मुझसे 10% तो कम है, मैं तो आप कह रहा हूँ मोर देन 50%, जितना आप अवेयर कर रहे हैं। मेरे जो साथ में हर्षल जो इंडिया का यंगेस्ट प्लाज्मा डोनर बना है, अच्छा, वो उदयपुर से है। अच्छा, जो इंडिया का यंगेस्ट प्लाज्मा डोनर है, ही इज फ्रॉम उदयपुर। ओके। और वो कैसे मोटिवेट हुआ? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, मेरे पास उसकी मम्मी का फोन आया कि मेरा बेटा है, मेरे बेटा 18 साल का होने वाला है, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है क्या? मैंने कहा ये अजीब मम्मी है यार, पहली बार फोन आया। मैंने कहा प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? मैंने कहा आप सही में, मैंने कहा मैंने 2 बार पूछा, मैंने कहा आप सीरियस हैं? बोले हाँ, मेरा बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। और मेरे पता है उसको आने से पहले मेरी उसकी मम्मी ने 3 बार बात करी है। अच्छा, हर रूल्स एंड रेगुलेशन पूछा है कि मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्या नहीं रखना पड़ेगा। उसकी मम्मी ने मुझे उस बच्चे की हाइट बताई है कि ही 6 फुट 2 इंच, उसका वजन बताया, एक एक चीज उन्होंने मुझसे पूछी है। उसके बाद मुझसे टाइम लिया है, और मैंने पहला एकमात्र डोनर बोला है। मैंने बोला आंटी अगर आप 9 बजे आ जाएंगे, उनकी मम्मी फिक्स 9 बोला है तो 9:05 पे ब्लड बैंक में बेटे के साथ खड़ी थी। अच्छा। और फिर जब मैंने बाद में डोनेशन के समय मैंने फर्स्ट टाइम उस बच्चे से बात करी, उनसे पूछा कि मैंने कहा इंस्पिरेशन कैसे मिली, यू आर जस्ट 18, आपको तो अभी इतना नॉलेज भी नहीं है। वो बोला मुझे सोशल मीडिया से मिला। और जब सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ आजकल इंस्टा पे और इस पे कि एक प्लाज्मा का चल रहा है, तभी से मैंने मम्मी को रिक्वेस्ट की थी कि मम्मी मुझे प्लाज्मा डोनेशन करना है, मुझे प्लाज्मा डोनेशन करना है। तो ये कह रहा हूँ ना, सोशल मीडिया इज नॉट 10%, इज 15%। अभी थोड़े दिन पहले एक आंटी ने मुझे फोन किया कि बेटा मेरी बेटी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, आप मेरा नंबर सेव करिए, जिस दिन अगर के बीच पॉजिटिव नहीं हो आप मुझे बोलिएगा, मैं अपनी बेटी को लेके आऊंगी। अच्छा, अरे वाह, अमेजिंग। अब आप अमेजिंग। ये जो चीज है ना, ये जो लाइव ये चीज है, ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। हम हमारी रीच इतनी नहीं हो सकती, हम ग्राउंड वर्कर्स हैं।
हम ग्राउंड पे वर्क करते हैं, हमारी रीच वहां तक हो सकती है, पेशेंट्स के साथ हम कर सकते हैं, अटेंडर के साथ हम वर्क कर सकते हैं, अटेंडर 10 जनों को बता सकता है, लेकिन जो सोशल मीडिया है आजकल का, उसका रीच वे अबव है। अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, आई जस्ट गॉट ए कॉल, और मेरे पास जो कॉल आया मुझे तो पता भी नहीं कहाँ का है, उसका जो कोड नंबर मैं बताऊंगा, इट लाइक प्लस, इट्स फ्रॉम, हाँ, नीदरलैंड। ये अच्छा। कॉल आई, आप नंबर देख सकते हैं, ये वाला नंबर प्लस हाँ थ्री हाँ वन, हाँ। ये इतना लंबा, ये हम्म। वाला। हम्म। वो इसलिए क्योंकि उसको इंटरनेशनल में मेरा नंबर मिला है, और उसको प्लाज्मा चाहिए। अच्छा। उसने फिर मुझे, मैंने उसको बोला कि सर मैंने आपको किया, तो मैंने उसको यही रिक्वेस्ट की कि मैम आपका इंटरनेशनल है, मैं मैसेज नहीं करूंगा, मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, तो प्लीज हाँ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। तो उसने मुझे हाँ। फिर व्हाट्सअप किया, और शी जस्ट कॉल्ड मी। मैं एकदम, इतना इंटरनेशनल, इतना बड़ा नंबर देख के तो मैं भी ताज्जुब हो गया। मैंने कहा यार आज इतना बड़ा नंबर कहाँ से आ गया जिंदगी में, अपने तो कोई रिलेटिव है भी नहीं। तो हम्म। ये इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। मैंने उसको पूछा, ये पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि आपको ये मेरा नंबर किसने दिया। वो बोले सर हम्म। हमारा एक इंटरनेशनल ग्रुप है, आईएसडी हम्म। ग्रुप, तो हम्म। इंटरनेशनल ग्रुप में आपका नंबर फ्लॉट है फॉर प्लाज्मा। अच्छा। तो उन्होंने कहा सर बिकॉज वी आर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। इससे मेरे पास एक थोड़े दिन पहले दुबई से फोन आया था कि सर मेरा ये फोन रिलेटिव है, ये है, आप मदद कर पाएंगे क्या सर, हम ये हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ना तो मैं दुबई गया हूँ, ना नीदरलैंड गया हूँ, मैं तो कहीं। बट स्टिल आप उदयपुर में रहते हुए भी इतने लोगों की हेल्प कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अर्पित भैया। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपको कि आप इतने सालों से मेहनत करके लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। जाने अनजाने आप वो काम कर रहे हैं जो शायद मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और कर सकता है। आपका जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है, एंड मैं रियली थैंकफुल हूँ मेरी टीम से, अपर्णा, आदित्य की तरफ से, जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जिनको बिल्कुल। आपकी छत्र छाया में सीखने को मिल रहा है, और वो फ्यूचर के लिए तैयार हो रही है जनरेशन। तो एक बहुत बिल्कुल। एक सपोर्टिव, एक बड़े भाई की एक इमेज है आपकी, एक बहुत सपोर्टिव एक इमेज है। हम लोग आपको जनरली बिग बॉस ही बोलते हैं कि कभी भी फोन आता है अपना, भैया ये हो नहीं रहा, बिग बॉस को कॉल करो। तो कहीं भी फंसते हैं हम, आपको बिग बॉस को फोन करो, बस ऐसी बात की जाती है वहां पे। तो बहुत एक जो आपने एक लेकिन अपना। इसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रक्तदाता युवा वाहिनी। हमने अपना, मैंने पता है, जब हमने काम शुरू किया था, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हमने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया था, हम अपने आप को सेल्फिश से ऊपर उठाएंगे। देखिए, एक काम होता है, एक होता है चीज नाम के लिए काम, और एक होता है सेवा के लिए काम। तो हमारा ये थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज क्लियर इन माइंड। हमें सेवा के लिए ही काम करना है, हमें नाम के लिए काम नहीं करना है। तो जब सेवा के लिए काम करते हैं, तो क्या अर्पित, क्या वो नाम केवल एक रह जाता है, रक्तदाता युवा वाहिनी। युवा वाहिनी, वो तो बिल्कुल सही बात है। तो कभी भी कोई मुझसे पूछता है तो मैंने कहा अर्पित इज माई नेम, लेकिन जब पुट करो तो रक्तदाता युवा वाहिनी करो, क्योंकि मेरा नाम, मेरी पहचान, हम सब रक्तदाता युवा वाहिनी से ही जुड़े हुए हैं। हमारा संगठन जो है 10 सालों से हम रात दिन काम कर रहे हैं, और आज ये जो मुकाम पाया है, आज जो आप, थैंक यू जो आप मुझे बिग बॉस बोल रहे हैं, या जो आज इतना प्लाज्मा में हमारा काम हुआ है, नाम हुआ है, ठीक है। शुरुआत इसको हमने अगस्त से पहले इसको शुरुआत ले सकते हैं कि शुरू में किसी ना किसी को 1 स्टेप फॉरवर्ड करना था, वो मैंने किया 1 स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन जो साथ मिला है वो पूरी टीम का मिला है। बिल्कुल अर्पित भैया, एक अकेला इंसान शायद उसकी लिमिटेशन होती है। जैसे हम लोगों ने उदयपुर अगेंस्ट कोरोना टीम बनाई थी, तो हम लोग कुछ 4-5 जने, 6-7 जने, 10 जने फील्ड में काम कर रहे थे, बट हमको ये समझ में आ गया अगर हम अलग अलग काम करते रहेंगे तो शायद हम कम हेल्प कर पाएंगे बनस्बत अगर हम सबके साथ में मिलकर हेल्प करें एक दूसरे की। तो वो एक एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। अभी कोविड में हम, मतलब ऐसे बोला नहीं चाहिए अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला कि कैसे हम एक साथ जुट के एक टीम की तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अर्पित भैया थैंक यू सो मच, आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, लेकिन समय की थोड़ी सीमा है आज हमारे पास में। फिर से हम जुड़ेंगे एक और लाइव पे। कुछ आप लोगों को एक बार मोटिवेट करते हैं एक बार फिर से, फिर हम गुड नाइट करते हैं आपसे भी। मैंने सभी से थैंक यू सबसे पहले चिराग का फॉर इनवाइटिंग मी फॉर इंस्टा उदयपुर। आई एम अर्पित कोठारी, और मैं सभी से यही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हैं तो प्लीज ब्लड बैंक आइए। उदयपुर में हमारे 2 ब्लड बैंक्स में जहां पर ये फैसिलिटी है, महाराणा भोपाल चेटक सर्कल और गीतांजलि हॉस्पिटल। आप ब्लड बैंक आइए, अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराइए। अगर आपको कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव रिकवर हो चुके हैं, आप अपना प्लाज्मा दान करिए।
लेकिन Right. अगर आपको अगर कभी भी कोविड नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको हो और आप हम्म, एबोव 18 है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ब्लड बैंक जाइए और अपना ब्लड डोनेट करें। हम्म, जितना इम्पोर्टेंट प्लाज्मा दान है तो ब्लड दान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम्म, बहुत सारे पेशेंट कोविड के लिए प्लाज्मा थेरेपी लगती है, तो हमारे जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए ब्लड लगता है। तो दिस इज माय स्मॉल रिक्वेस्ट, आप सब आगे आएं और प्लाज्मा और ब्लड दान थैंक यू सो मच अर्पित भैया, आज इतना करें। अच्छा लगा आपसे बात करके और लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर कराना कि ब्लड और प्लाज्मा डोनेट ये करने से आप एक किसी ने, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, कितने दिन में डोनेट कर सकते हैं, क्या ब्लड या प्लाज्मा? आप तो मैं भी दोनों का बता दीजिए। ब्लड तो हर 3 महीने में कर सकते हैं। फॉर द गाइस अगर कोई लड़का है, अगर कोई आदमी है तो 90 डेज, इट इज फॉर 3 मंथ। और अगर ओके, कोई लड़की है फॉर गर्ल्स 4 मंथ, न्यू ओके, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 4 मंथ। ये ब्लड और की वन बात करें डोनेट, हम। मैं ब्लड की बात कर रहा हूँ, ब्लड की बात कर रहा हूँ। अगर कोई गाइस के लिए 3 महीने का गैप है और लड़की के लिए 4 मंथ का है फॉर हम्म, ब्लड। लेकिन अगर फॉर प्लाज्मा है इज ओनली 15 डेज। ये ओके, ब्लड और प्लाज्मा में। और मैंने वो ओके, आपको बता ही दिया है कि प्लाज्मा कौन कर सकता है। अगर आपके 2 टेस्ट करा दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव करा दिए हैं, तो आफ्टर नेगेटिव 14 डेज। अगर आपने केवल एक ही टेस्ट कराया है तो 28 डेज, 2 साइकिल, 14 + 14। तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड है और ये आपके उस पे डिपेंड है कि आपने अगर फर्स्ट प्लाज्मा किया तो 15 डेज के बाद आप सेकंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग ने सबने थैंक यू। सुना आज अर्पित भैया को, तो अर्पित भैया अभी रूबरू हुए, अपना समय निकाला बेशकीमती। आई होप कि अर्पित भैया हमने आपको ज्यादा समय नहीं लिया होगा। नहीं नहीं थैंक यू सो नहीं, मच अर्पित भैया, जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए सल्यूट है आपको, टीम मुजफ्फर अगेंस्ट कोरोना की तरफ से। और अपर्णा और आदित्य तो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ ये काम अर्पित भैया ने कर दिया, ये क्वेरी क्लोज हो गई। तो बहुत नहीं खुशी नहीं मिलती है, एक ऐसा जब रात को सोते हैं एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो ठीक है, उसको ब्लड मिल गया, इसको प्लाज्मा मिल गया। और कहीं ना कहीं आपका नाम जब इन्वॉल्व होता है तो और ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो कोई है जो हम सबका ध्यान रख रहा है। रक्तदाता युवा वाहिनी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और प्लीज आप इसी तरह से जोश से काम करते रहिए, आप लोग, आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरविंद भैया फिर थैंक से यू सो मिलेंगे मच। अपन जल्दी और अपन बिल्कुल, कॉल पे एनी बात टाइम, करते हैं। एनी टाइम। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक मिलते यू। हैं जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट।